हेलो एवरीवन, माय सेल्फ खान यास्मीन फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे फैट सॉल्युबल विटामिन्स को डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को। जैसे अगर हम समझते हैं कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स क्या है, तो एक्चुअल पे जो बी कॉम्प्लेक्स आप बोलते हैं ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन के बी के कई सारे फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो विटामिन बी और जो विटामिन सी जो आपका बचता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कहलाते हैं। कुछ विटामिन सोडियम डिपेंडेंट मैनर में एब्जॉर्ब होंगे, कुछ सोडियम इंडिपेंडेंट मैनर में इनका जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ही बात कि जितने भी विटामिन बी के फॉर्म्स आज हम डिस्कस करेंगे, इनकी नेमिंग आपको जो होती है अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद इनके सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है फंक्शंस आपको जो होता है याद होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा केस है दैट इज विटामिन बी1। विटामिन बी1 को हम जो मतलब उसका जो केमिकल नेम है उसका नाम है थायमीन। ठीक है, इसको कॉमनली एंटी बेरी विटामिन जो होता है कहा जाता है। इसका सोर्स क्या है, तो हस्क और जितने भी सीरियल्स हैं, मिल्क्स हैं, ठीक है, इनको अगर आप फीड करते हो, इस पर फीड करते हो, तो आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो होती है वो खत्म हो जाती है। इसका मेनली फंक्शन, क्योंकि देखिए इसका नाम ही है थायमीन, तो थायमीन जो होता है आपकी बॉडी में थायमीन पायरोफॉस्फेट बनाता है, और थायमीन पायरोफॉस्फेट एक कोएंजाइम की तरह जो होता है बिहेव करता है। तो कोएंजाइम्स क्या है, जो मतलब एक अनदर ऑर्गेनिक फैक्टर है जो आपकी ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होके उसकी एक्टिविटी को एनहांस करता है, उसे हम कोएंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, और स्पेशली जितनी भी डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन रन करती है, उस डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज डी कार्बोक्सिलेज। तो ये डी कार्बोक्सिलेज के लिए कोई एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में से अगर आप जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दो तो 5 कार्बन की चेन जो होती है बचेगी। ठीक है, तो ये डी कार्बोक्सिलेशन की रिएक्शन होती है। इसमें से एक्चुअल में अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन बी1 की, तो वेरी प्रॉब्लम जो होती है वो लीड करती है, और वेरी प्रॉब्लम में स्पेशली बच्चों की जो भूख होती है वो खत्म हो जाती है, और डायरिया, वोमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स जो होता है अपीयर होते हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है एनोरेक्सिया कंडीशन। एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपकी भूख कंप्लीटली जो होती है खत्म हो जाती है। ठीक है, इसके बाद एक और सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिलता है दैट इज डिस्पेप्सिया कंडीशन। डिस्पेप्सिया कंडीशन में आपका जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट जैसी प्रॉब्लम आती है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि आपको जो होता है एब्डोमिनल पेन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन जो होता है वो काफी ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस हो रही है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमें जो होता है एक्सेस अमाउंट में मतलब लूज मोशन को फेस करना पड़ता है। बात आती है बेरी की, तो बेरी दो टाइप के होते हैं, एक ड्राई बेरी कंडीशन होती है, एक वेट बेरी कंडीशन होती है। तो ड्राई बेरी में एक्चुअल में जो बॉडी होती है उसमें कोई भी तरीके की स्वेलिंग आपको दिखाई नहीं देती है, तो जो स्वेलिंग के लिए साइंटिफिक टर्म यूज किया जाता है ऑइडेमा। ठीक है, तो ड्राई बेरी में उसकी बच्चे के पेट मतलब हाथ पैर जो होते हैं पूरे सूख जाते हैं, लेकिन पेट में जो होती है स्वेलिंग आती है। लेकिन ड्राई बेरी में कोई भी तरीके की स्वेलिंग नहीं होगी, लेकिन वेट बेरी के केस में आपको जो होता है वो स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एक और प्रॉब्लम इसकी वजह से आती है जिसे हम कहते हैं पॉलीन्यूराइटिस कंडीशन। पॉलीन्यूराइटिस का मतलब होता है कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स, अगर आप समझे इस चीज को तो यहाँ पर समझिएगा कि ये इसका मेडिकल पोर्शन है, ये एक्सॉन पोर्शन है, और ये जो होती है नर्व एंडिंग कहलाती है, जिसे आप एक्सॉन टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है,
और ये नर्व एंडिंग साइनाप्सिस बनाने में या किसी स्टिमुली को रिसीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी में। ठीक है, तो इस नर्व एंडिंग के अंदर आपको स्वेलिंग दिखाई देती है अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इसके बेसिस पे जितने भी सिग्नल होंगे वो डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट केस आप डिस्कस करेंगे दैट इज विटामिन B2। ठीक है, विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। विटामिन G इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ग्लोसाइटिस जैसी प्रॉब्लम को खत्म कर देता है। ग्लोसाइटिस क्या है? जो आप लोगों ने देखा होगा कुछ मतलब लोगों में जो जबान होती है, जो टंग होती है, वो कटी फटी सी होती है, उसमें फिशर्स जो होता है वो पाए जाते हैं, उसे ग्लोसाइटिस कहा जाता है। तो ये ग्लोसाइटिस को रिड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे विटामिन G के नाम से भी जानते हैं। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, इसका जो सोर्स है मिल्क है, लीवर है, एग है। ठीक है, अगर इनको आप खाओगे तो आपको राइबोफ्लेविन जो होता है मिल जाता है। राइबोफ्लेविन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है कोएंजाइम की सिंथेसिस में। ठीक है, और कौन सी एंजाइम? जितने भी फ्लेवोप्रोटीन्स होंगी, जैसे कि आप बात करेंगे FAD की, FMN की। ठीक है, FAD क्या है? फ्लेविन जो होता है फ्लेविनोअमाइड डाइफॉस्फेट, और जो होता है मोनोन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये FAD और FMN स्पेशली ऑक्सीडेटिव रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने जब आप रेस्पिरेशन मैकेनिज्म को पढ़ते हो तो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म में एक मैकेनिज्म जो होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन पंप करता है और एनर्जी की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी की सिंथेसिस हो रही है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है FAD FMN का होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाए तो चिलोसिस जैसी प्रॉब्लम आती है। चिलोसिस का मतलब होता है कि आपकी लिप्स पे क्रैकिंग जो होती है आपको दिखना शुरू हो जाएगी। फोटोफोबिया जैसी प्रॉब्लम आती है। फोटोफोबिया का मतलब ये है कि फोटो का मतलब ही होता है लाइट और फोबिया का मतलब होता है डर। यानी ऐसा नहीं कि वो लाइट देख के डर कर भागने लगेगा, लेकिन लाइट से उसे बहुत ज्यादा हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है देखने के लिए मिलेगी, एलर्जिक रिएक्शंस जो होता है उसको देखने के लिए मिलेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ग्लोसाइटिस, फिशर ऑन टंग, आपकी जो जुबान होगी वो कटी फटी सी जो होती है वो नजर आएगी। ये हो गया आपका विटामिन B2। नेक्स्ट केस आता है आपका विटामिन B3, जिसे हम नाइसिन और निकोटिनिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जब आप बात कर रहे हो नाइसिन और निकोटिनिक एसिड, इसका कॉमन नेम होता है पेलेग्रा प्रिवेंटिव विटामिन। ठीक है, पेलेग्रा एक बीमारी है, उससे जो होता है ये प्रिवेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका भी रोल कोएंजाइम के फॉर्मेशन में आता है। किस टाइप का कोएंजाइम बना रहा है? NAD, निकोटिनामाइड डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो NAD बनाने में जो होता है विटामिन B3 का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। इसका भी जो रोल आएगा ये स्पेशली मेटाबॉलिक एक्शन में, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर विटामिन B3 की भी बात करें तो इसका जो सोर्स होता है वो मिल्क है, एग है, घी है, वहां से ये जो होता है रिच अमाउंट में आपको अवेलेबल होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा की प्रॉब्लम होती है। पेलाग्रा क्या होता है कि आपकी स्किन जो होती है वो स्केली होने लगती है और उस पर काफी ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन जो होता है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ डायरिया, नॉजिया, वोमिटिंग ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती है फेस करनी पड़ती है। डॉग्स के केस में देखा गया है कि अगर विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी टंग जो होती है वो ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशंस आपकी विटामिन B3 से रिलेटेड।
नेक्स्ट केस जो आता है दैट इज विटामिन B5। विटामिन B5 का नाम है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, जैसे कि पेंटाथोनिक एसिड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कोएंजाइम ए को बनाने के लिए। एंड कोएंजाइम ए बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो इससे आपकी फूड बर्निंग सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम जो होती है लीड करती है। एनीमिक कंडीशन जो होती है वो लीड करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है हीम ग्रुप का। तो अगर हीम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपका हीमोग्लोबिन नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन कंडीशन अगर डिक्लाइन कर जाए, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में डिक्लाइन कर जाए, तो एनीमिया कंडीशन जो होती है वो लीड कर जाती है। नेक्स्ट केस आएगा आपका विटामिन B6 का। अगर आप विटामिन B6 की बात करते हो तो विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, और ये पायरिडॉक्सिन, इनकी भी जो सोर्सेज है वो आपका मिल्क है, बटर है, चीज है। ठीक है, ये प्रोडक्ट से आपको विटामिन B6 मिलता है। पायरिडॉक्सिन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोएंजाइम बनाने में। देखिए यहाँ पर आप ज्यादातर देख रहे हैं कि जितने भी विटामिन बी है उनका रोल कोएंजाइमल एक्टिविटी में आ रहा है। ठीक है, यानी वो आपके मेटाबॉलिज्म में रोल ले रहे हैं। और विटामिन B6 भी जो होता है पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट बना के प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो होता है रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो गाबा की सिंथेसिस ब्लॉक हो जाती है। ये एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है, उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाती, और उसकी डेफिशिएंसी के बेसिस पे एपिलेप्सी, फिट जैसी प्रॉब्लम जो होती है वो देखने के लिए मिलती। नेक्स्ट केस आता है आपका विटामिन B7, जिसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका नाम है बायोटिन। लड़कियों को तो खास करके बहुत अच्छे से मालूम होगा कि बायोटिन जो होता है वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। तो ये हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, इसी बेसिस पे इसका नाम जो होता है विटामिन HB जो होता है दिया गया है। ठीक है, ये भी एक्चुअल अगर हम बायोटिन की बात करें, ये भी कोएंजाइम की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये करवाएगा। ठीक, इसकी डेफिशिएंसी के बेसिस पे जो हेयर फॉल होता है वो एक्सेसिवली होगा, एलर्जी होगी एग व्हाइट की वजह से। ठीक है, यानी अगर वो एग व्हाइट इंटेक कर लेगा तो उससे जो होती है उसकी स्किन पे पिगमेंटेशन, या उसको जो होता है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम या एब्डोमिनल प्रॉब्लम जैसी मतलब प्रॉब्लम्स लीड करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है दैट इज विटामिन B9। विटामिन B9 को फॉलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा कि जो फॉलिक एसिड है, स्पेशली जब किसी पर्सन को डेंगू वगैरह हो जाता है या एनीमिक कंडीशन जब लीड करती है, तो डॉक्टर जो होता है फॉलिक एसिड की मेडिसिन देता है, क्योंकि फॉलिक एसिड आरबीसी मैच्योरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीसी प्रोडक्शन में इसका जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फॉलिक एसिड, तो सबसे पहला काम तो इसका था कि आरबीसी प्रोडक्शन में रोल आ रहा है। दूसरा रोल आता है कि ये आपकी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करवाता है, और न्यूक्लियोटाइड से ही आपके न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और इसी की वजह से आपकी सेल को जो होता है एक स्टिमुलेशन मिलता है, जिससे वो सेल डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है। ठीक, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो एनीमिया कंडीशन जो होती है वो डेवलप कर जाती है, ब्लड सेल काउंट जो होता है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ब्लड सेल काउंट जो होता है वो कम हो रहा है, तो इसके बेसिस पे आपको जो होता है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है, अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंपेयरमेंट करता है एंटीबॉडीज के बीच में। ठीक है, एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रॉपरली जो होती है वो फंक्शन नहीं कर पाए। नेक्स्ट केस है आपका विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामीन के नाम से जानते हैं। और साइनोकोबालामीन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा
अगर इसकी जो होती है हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसिस्टिक एनीमिया जैसी प्रॉब्लम जो होती है हमें फेस करनी पड़ती है। विटामिन B12 जो होता है ब्लड सेल मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली RBC मैच्योरेशन में रोल प्ले करता है। अगर ये कम हो जाएगा तो यहाँ पर RBC जो होते हैं वो मैच्योरेशन फेज पे नहीं जाएंगे, जिसके बेसिस पे एनीमिक कंडीशन जो होती है वो हमें फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विटामिन C। जो विटामिन C की अगर आप बात करते हो, इसका नाम होता है, केमिकल नेम की बात करेंगे तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे जो होते हैं, खट्टे फ्रूट्स वगैरह होंगे, वो इसका रिच सोर्स होता है विटामिन C का। लेकिन अगर विटामिन C जो होती है ना, लाइट सेंसिटिव होती है, अगर उसे बहुत लॉन्ग टाइम तक जो होता है लाइट्स के सामने रखा जाए तो वो जो होती है डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, विटामिन C को एंटी वायरल विटामिन या एंटी रेबीज विटामिन या एंटी स्कर्वी विटामिन के नाम से जो होता है जाना जाता है, क्योंकि ये मतलब आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसका जो रोल आता है वो कोलाजन सिंथेसिस में आता है। और कोलाजन प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी मसल्स को बिल्ड करने के लिए, आपकी बोन्स के फॉर्मेशन के लिए, आपके जो बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स है, उस जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड है, उस फ्लूइड फॉर्मेशन जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड का नाम देते हैं, उसकी फॉर्मेशन में जो होता है कोलाजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। आपके गम्स और आपके टूथ को जो होता है स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोलाजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एंटीऑक्सीडेंट रोल भी प्ले करता है, जिसकी बेसिस पे आपकी स्किन जो होती है काफी शाइनी और काफी खूबसूरत लगती है। ठीक है, और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो हार्मोन्स हैं, जैसे कि एंडोस्टेरोन, कॉर्टिकोसोल, ठीक है, और एस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन की सिंथेसिस को ये क्या कर देता है, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जिससे प्रॉब्लम आती है स्कर्वी जैसी। स्कर्वी में आपके जो गम्स होते हैं उसमें से मतलब उसमें स्वेलिंग आ जाएगी और ब्लीडिंग होना जो होती है स्टार्ट हो जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान रखना है कि जो विटामिन C होता है वो आपकी बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल्स है उसकी एक्टिविटी को एनहांस कर देता है। ठीक है, यानी इम्यून बूस्टर का जो होता है ये रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी कैंसर पेशेंट की कीमोथेरापी अगर चल रही है या रेडियोथेरापी उसको अगर चल रही है, तो रेडियोथेरापी में क्या होता है और कीमोथेरापी में कि जो ट्यूमरस सेल्स होते हैं रेडियोथेरापी में रेडिएशन के थ्रू उसे बर्न किया जाता है, यानी उसे मारा जाता है, किल किया जाता है, जिसे टर्म देते हैं एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। सिंगल सेल डेथ है तो एपोप्टोसिस, अगर टिश्यू की डेथ है तो नेक्रोसिस। तो रेडिएशन के थ्रू उनको मारते हैं। कीमोथेरापी में कुछ ऐसी केमिकल्स दिए जाते हैं जो उन ट्यूमरस सेल्स को क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस यानी इनगल्फ कर लेते हैं। तो अगर किसी पर्सन की कीमोथेरापी चल रही है और उस टाइम पे अगर वो विटामिन C रिच डाइट पे है तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन C जो होता है सेल को सर्वाइवल पे ले जाता है, तो वो कीमोथेरापी को रोल प्ले करने नहीं देगा, वो सेल को मारने नहीं देगा और उन सेल्स की ग्रोथ को जो होता है ये प्रमोट कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इम्पेयरमेंट होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एट द टाइम ऑफ कीमोथेरापी विटामिन C रिच डाइट जो होती है वो नहीं देना चाहिए। आपका विटामिन का जो पार्ट था वो कवर हुआ, बाकी अनदर टॉपिक्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।